फाइट करने जा रहा हूं सदी के महानायक, मेरी नजर में वो महानायक हैं, आने वाले दौर के बहुत बड़े स्टार है मिस्टर सूरज कुमार मौर्य। वेलकम सूरज जी। वेलकम सूरज जी, वेलकम 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 सूरज जी। वेलकम सर, वेलकम 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 सर। सूरज जी, वेलकम सूरज सर। थैंक यू सर। हिंदुस्तान को वेलकम सर, साथ वेलकम। में गुरुदेव के लिए आज एक गुड मॉर्निंग का सर गुलाब का फूल आज सर मेरे तरफ से आपके लिए है, और पूरे हिंदुस्तान को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय आरसीएम। ये गुलाब मेरे आंगन में ही खिला हुआ है और हरी संजीवनी के प्रोडक्ट गार्डन गोल्ड का देन है। रोज फूलता है, 50, 100, 200 रोज फूलता है और बहुत अच्छा लगता है। सर कहना चाहेंगे कि वो सर हमको को होस्ट ना बना के सर अगर ऐसे खोल दीजिएगा। को होस्ट नहीं बनाया आपको? नहीं बना दिए हैं सर, को होस्ट को बंद कर दीजिए सर और केवल आवाज खोल दीजिए। को होस्ट बन जाने के बाद कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, वो हटता नहीं है। ठीक ठीक सर, वो चेहरे पे आ रहा था, कोई बात नहीं सर। चलिए, गुरुदेव के लिए सर आज बहुत कुछ बोल दिए सर, आपकी बहुत बड़ी महानता है सर, और आप जैसे शख्सियत जिस टीम को गाइड कर रहे हैं सर, वो टीम वाकई में सर आने वाले कल में पूरे हिंदुस्तान के नहीं, आने वाले कल में पूरे वर्ल्ड में सर आप चैंपियन होंगे और आपके साथ साथ हम पूरी टीम चैंपियन होगी सर। गर्व होता है हम लोग को कि हम लोग के मार्गदर्शक, हम लोग के गुरु, हम लोग के मेंटोर, सब कुछ सर कतरा कतरा आप हैं, और आपकी वजह से ही सर आज पूरा कायनात चल रही है हम लोग की। बहुत बड़ा करेंगे सर। दोस्तों, सर बताए थे कल कि अपने बारे में बताना है। दोस्तों, मैं कई बार अपने बारे में आप लोग के बीच में आया हूं, लेकिन आज जो मैं बातें आपसे करने वाला हूं कुछ अलग बातें करने वाला हूं, और क्योंकि मैं कभी भी पूरी हिस्ट्री के बारे में अपने बात नहीं किया, लेकिन आज मैं पूरी हिस्ट्री के बारे में आप लोग से बातचीत करना चाहूंगा। आज दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार मौर्य है और हम 3 भाई और 2 बहन का हमारा परिवार है। मेरे बाबूजी शुद्ध रूप से किसान थे, मेरी माताजी गृहिणी थी। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ चंदौली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से जगह पे बबरी डिघवट गांव में मेरा जन्म हुआ, और मेरी जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई। जब मैं 4 साल का 3 साल का था, तब से लड़कपन लाइफ थी, मैं वहां से अपना जीवन चालू किया। दोस्तों, बहुत लंबा परिवार था मेरा, 50-60 लोगों का परिवार था, ज्वाइंट परिवार था। आज भी फैमिली लगभग ज्वाइंट ही है। उस परिवार में मेरा जन्म होता है, और जन्म होने के बाद ही 3-4 साल के हम हुए तो मुझे याद है कि आज भी प्राइमरी स्कूल डिघोट में है, जहां पे मैं 1-8 महीना सर स्कूल गया था। वो भी पटरी लेकर के नरकट का वो बना के दिया गया था, नरकट का और दुधिया खोल के दिया गया था लिखने के लिए। वहां से मेरी जिंदगी की कहानी चालू हुई, लेकिन उसके 1-1.5 महीने बाद ही मेरे पिताजी की प्लानिंग हुई, मेरे घर के लोगों की प्लानिंग हुई सोनभद्र में जमीन लेने के लिए। तो लोग जमीन की प्लानिंग कर ही रहे थे। उसी बीच में जब मैं 4 साल का था गांव पे ही, तो मैं जब चारा काट रहा था सर, एक बार की बात मुझे याद है। देखिए सर, मेरी चारों उंगलियां आप लोग को दिखाई दे रही होगी, ये चारा मशीन में पूरी कट गई थी। सिर्फ नीचे का चमड़ा बचा हुआ था। मेरे अंकल का बहुत बड़ा सहयोग रहा पूरे परिवार का कि उंगली बचाई गई नहीं, उस समय काट के निकालने का नौबत आ गया था सर। वहां से जिंदगी मेरी चालू हुई। मेरे जब पिताजी सोनभद्र में जमीन लिए, तो मेरे पिताजी सोनभद्र में आए। सोनभद्र में एक जगह है मारकुंडी, मारकुंडी के बगल में एक गांव है महुआव, जहां से कि मेरे जीवन का कहानियां लिखी गई, स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं डिघोट बबरी गांव में था, 4 साल की जब मेरी उम्र थी, वहां पे जब लाइट कटती थी तो लगता था कि यार कब लाइट आ जाएगी। गांव में इतनी गर्मियां उस समय हुआ करती थी, आज तो और कई गुना बढ़ चुकी है। जब मैं जो वहां से बाबूजी के साथ में, मुझे याद है कि जब मैं ट्रक पे पूरा सामान लादा गया, बांस लादा गया घर से काट के, सारा बर्तन भरवा लादा गया। मम्मी थी, हम थे, एक मेरी छोटी सी सिस्टर थी, बहुत छोटी थी, वो 2-3 महीना की थी उस समय। बाबूजी ट्रक में भर के जब सोनभद्र के लिए रवाना हुए, हम सब लोग चल दिए वहां से। और जैसे ही ट्रक रावणसगंज में पहुंचा, और रावणसगंज के क्रॉस करने के बाद जैसे ही मारकुंडी घाटी पे पहुंचा, रात का वो समय था, लगभग 2 बज रहे थे। और जब मैं उस पहाड़ के ऊपर से नीचे देखा, आप लोग कभी अगर इधर आए होंगे तो देखे होंगे यहाँ का दृश्य, जब पहाड़ के ऊपर से रात में इतनी लाइटें जलती थी गाड़ी की, इतनी लाइटें,
कि लगता था उस समय कि हम बंबई शहर में आ गए। मैं अपने जीवन में इतना खुश था कि यार क्या कमाल हो रहा है, इतनी लाइटें जल रही है, क्या मजा आएगा जीवन का। मतलब गांव में तो इतना दिक्कत होता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो ट्रक नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद मेरे यहाँ एक बंधा है 5-6 किलोमीटर का, बहुत बड़ा बंधा। जब वो ट्रक उस पर चढ़ा, उसके बाद जहां मुझे जाना था गांव में, वहां पे एक दूसरे व्यक्ति के घर में एक मड़ई लगाए मेरे बाबूजी। जब सुबह हुआ तो सब अंधेरा हो गया। मैं बाबूजी से पूछा कि बाबूजी लाइट, वो सब बोले वो सब ट्रक की लाइट थी यार, इतनी ट्रकें चलती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं, इधर प्लांट है, बिजली का प्लांट प्रोग्राम में, वो सब लाइट दिख रही थी। जिस गांव में मैं गया सर वहां पे लाइट ही नहीं थी। बंधा के किनारे छोटी सी मड़ई छाई गई, मेरे बाबूजी छाए, हम लोग मिल के छाए, और वहां से मेरी कहानी स्टार्ट हुई। जो मेरे बाबूजी जमीन लिए थे, मैं आपको बताऊं सर कि उस जमीन में जब खेती हुआ करती थी, मुझे याद है आज भी वो दिन। मैं गांव पे था, जब यहाँ पे आया तो बाबूजी मेरे जब फरसा लेके उस खेत में जाते थे, तो जब पांव बाहर निकालते थे तो पूरा की पूरा जोक उनके पांव में पूरा सट जाया करती थी, चौना भर से नीचे। वो आके नहर पे बैठ के एक एक जोक को निकालते थे। मैं बहुत डरता था, लेकिन धीरे धीरे बाबूजी के साथ में आदत पड़ गई, मैं भी उस जोक का गुरु बन गया, और मैं जितनी भी जोखें पकड़ती थी मैं भी आके निकालता था, नमक डालता था, उन सबों को मारता था। वहां पे मेरी खेती का जीवन स्टार्ट हुआ। लेकिन हम लोग बंधा के नीचे एक छोटी सी मड़ई लगा के थे सर, और वहां पे कोई चीज नहीं था, ना ही हम लोग के पास सिलेंडर था, गैस चूल्हा तो आप सब कुछ हो गया था। उस समय तो गोबर पे गोईठा पे खाना बनता था। उस समय सर गोईठा भी मेरे पास में नहीं था, ना ही मेरे पास में उस समय पशु वहां पे थे, मेरी माता जी गोईठा पा के खाना बना सके। उस समय सर खाना बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि रोज मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था। उस बंधे में जाकर के हम बिहावा काटते थे, बंधे के ऊपर चकवड़ होता था, चकवड़ काटते थे, और चकवड़ काट के जब लाते थे तो खाना बन पाता था। और जो भैंस गैया आती थी बंधे में चरने के लिए, जब वो गोबर कर देती थी, वो सूखता था तो कंडी बन जाता था, तो कंडी जब हम बीन के लाते थे तो खाना बनता था। ये हमारी जिंदगी की कहानी सर वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुई। और जैसे ही मैं फिर स्कूल जाना, मेरे बाबूजी नाम लिखा दी, वहां पे एक नर्सरी स्कूल है, मैं पढ़ना चालू किया। पढ़ाई में धीरे धीरे जाता रहा, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं तक मैं गया सर। पढ़ाई भी मैं ना के बराबर किया सर। हम थे, मेरा दोस्त था, इस समय सर वो आर्मी में एक बड़ा अधिकारी है और मैं आरसीएम में अधिकारी हूँ। तो हम दोनों लोग पढ़ाई लिखाई अपना चालू किए सर, और चालू करने के बाद मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, वो भी कमजोर था, लेकिन वो मेरे से ठीक ठाक था। घर में पैसा न रहने की वजह से हम लोग स्कूल में सर थोड़ा जिद्दी टाइप के आदमी थे, बचपन से ही थोड़ा जिद्दी किस्म के आदमी थे। मुझे याद है कि बताऊंगा सर, थोड़ा डरी बात हो, जिद्दी किस्म के हम लोग आदमी थे, और स्कूल में जाते थे, 1 रुपया घर से मिलता नहीं था, पैसा नहीं था तो मिलेगा कहाँ से। और सब लड़के जब स्कूल में कोई नारियल फोड़ता था, कोई नमकीन बिस्किट का पार्टी रखता था, और हम दोनों के पास कुछ नहीं था, और हम लोग से कोई मिलता नहीं था। हम लोग किसी को मार दिया करते थे, कभी भी कुछ कर दिया करते थे, लेकिन हम लोग सर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। फिर हम लोग प्लानिंग करते थे कि अरे सब पार्टी मना रहा, नारियल फोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। फिर हम लोग जाते थे, किसी का रहर सुरकते थे, किसी का चना तोड़ते थे, पीट पाट के ला के बेचते थे, और उन सबों के सामने हम लोग भी पार्टी करते थे कि देख तुम लाया, हम भी किए हैं। इस तरीके की मानसिकता थी सर, एक तरीके की भावनाएं थी। फिर धीरे धीरे कारवा और आगे बढ़ा। 5वीं तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाबूजी मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, इंटर कॉलेज, वो सीमेंट फैक्ट्री का स्कूल था, वहां पे जब मेरा एडमिशन कराया गया तो पढ़ने में सर हम बहुत कमजोर थे, क्योंकि जहां पे मैं नर्सरी में पढ़ता था वो गुरुजी जो थे हम लोग के, वो हम लोग के घर पे रोज आते थे सर। और जो हमारा दोस्त था उसके चाचा थे, वो गांजा खूब पीते थे, हमारे गुरुजी भी गांजा पीते थे, तो गांजा पीने के लिए रोज सुबह शाम बंधा पे आया करते थे। तो वो हम लोग को मारते पीटते नहीं थे, और हम लोग चोरी भी कर लेते थे तो हम लोग को बचा लेते थे किसी कारणवश। कई बार स्कूल में शिकायत आ गया कि बैग तोड़ लिया, तो ये तोड़ लिया, तो चना चुराया, तो ये गुरुजी किसी प्रकार से बचाते रहे। लेकिन जब 6वीं में एडमिशन हुआ दोस्तों, तो वहां पे नहीं चला पा रहा। 9-10 दिन हम स्कूल गए थे, और स्कूल छोड़ने का 2 कारण था। पहला कारण था कि सर घर से 9 किलोमीटर दूर स्कूल था, 9 किलोमीटर पैदल जाना था, 9 किलोमीटर पैदल आना था। तब तक मेरे एक बीच वाले भैया थे, वो भी आ गए, तो पढ़ने में स्कूल के टॉपर लड़के थे उस समय। तो एक स्कूल थी बहुत टूटी, साइकिल थी बहुत टूटी फूटी सर, वो साइकिल को लेके भैया चला जाया करते थे। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बंधे पे खड़ा होकर के किसी को लिफ्ट देता था, कोई साइकिल वाला मिलता था, बैठाता था, बोलता था कि तुमको खींच के ले जाना भी है और खींच के लाना भी है। फिर भी मैं तैयार हुआ करता था, शरीर से मैं ठीक ठाक बचपन से ही था सर। लेकिन जब स्कूल में जाना मैं चालू किया सर, तो वहां पे सबसे बड़ी घटना ये घटी कि सर हम लोग जीवन में एक काम दोनों साथी किए, हम दोनों दोस्त, कि हम लोग सर पढ़ने में बहुत कमजोर थे, लेकिन हम लोग पीछे सर कभी नहीं बैठे, हमेशा आगे वाली सीट पे बैठते थे।
और इंटर कॉलेज में भी वही हुआ, एक नई नई टीचर थी आई थी, और जब नहीं आता था तो दूसरे लड़कों से कान पकड़वा के 4 पड़ाका मारते थे। ये प्रक्रिया 1 दिन 2 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन चला। फिर हमने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अगर अब मरवाएंगे मैडम जी तो मैं स्कूल से भाग जाऊंगा, नहीं आऊंगा कभी भी। हम बोले कि मैम आप मारिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन बच्चों से मत मरवाइए। बच्चों से मारना सर अपने आप को इतना इंसल्ट महसूस होता था, इसका हम गला दबा दे बाहर निकलने के बाद। कई बार हम लोग कितने लड़के को मारे धुला धुला के सर, कल इसीलिए साले तुम मारे क्यों हम लोग, और दूसरे दिन आओगे स्कूल में तो बड़ी मार मारेंगे, इस तरीके की भावनाएं थी सर। और वही हुआ सर, 11-12वें दिन के बाद मैं स्कूल से भाग गया और जाके बाबूजी से कहा कि अब हम पढ़ेंगे नहीं। बोले पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे सारे भाई पढ़े लिखे हैं, तुम नहीं पढ़ोगे लिखोगे, हमारे साथ क्या करोगे, हम कि जो आप करते हैं मैं वही करूंगा। और सर उस समय के बाद दोस्तों मैं बाबूजी के साथ में, मेरे पास 2 ठे बैल थे, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का था। वैसा बैल सर आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट में नहीं देखा, उतना बड़े बड़े बैल थे मेरे पास में। और दोनों बैल का मैं मुठिया पकड़ा, मेरे पास में 7-8-10 बीघे की खेती थी। मैं बाबूजी के साथ मिल के धान गेहूं खेती करना स्टार्ट कर दिया सर, बैलों से खेती करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कहानी मेरी चालू हुई। लगभग 13-14 साल मेरी जब उम्र हुई तब से मैं धीरे धीरे सर सब्जी बेचने का कारोबार अपना स्टार्ट किया। सब्जी बेचता रहा, सब्जी बेचने में बहुत मजा आता था। उस समय से सर मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा पैसा अपना कमाना चालू कर दिया। और सब्जी बेचने के पीछे सर एक ही कारण था कि हम खाने पीने के बहुत शौकीन आदमी थे। शुरुआती दौर में मिठाई इतने बड़े शौकीन थे, इतने बड़े शौकीन थे कि केवल बाबूजी जानते थे कि 1 किलो मिर्चा निकलेगा, 3 किलो टमाटर लेके जा रहा है, तो इसका वजह सिर्फ ये खाना, ये अपने खाने के लिए चाटने के लिए जा रहा है। और सच में सर मैं बहुत शौकीन था खाने पीने का, क्योंकि बचपन से अभाव था, हम लोग कभी खाई पी नहीं पाए थे सर पेट भर, कभी ना मेला में खा पाए ना कभी कहीं खा पाए। इस तरीके से जब वहां जिंदगी ने मौका दिया कि अब खाने का मौका है बेटा, बेच के खाओ, फरसा चलाओ, खेती करो, पैदा करो, बेचो, ये प्रक्रिया धीरे धीरे सर स्टार्ट हुई। और इसी बीच में एक घटना मेरे साथ घटी थी। मैं खाने के बारे में बात आ गई तो मेरे सामने एक बाबू साहब है, उनका एक बेटा था, मेरा दोस्त, बड़े भैया लगते हो, मेरे बराबर की है। और वो घर पे मेरे भी कोई नहीं था, उनके घर पे भी कोई नहीं था। गांव में सर परात पे एक व्यक्ति जिलेबी बेचने के लिए वहां आता था। आदिवासी इलाका था सर, पूरा जंगल पहाड़ के नीचे मेरा गांव था वो। और जिलेबी बेचने आया तो थे, हम थे, हम बोले चंदन भैया जिलेबी खाया जाए, बोले हाँ चलो खाया जाए। तो हम लोग सर पाव भर जिलेबी खरीदे, दोनों आदमी खा गए। तो चंदन भैया दोस्त मेरे थे, वो बताया कि यार सूरज चलो कुछ बाजी लगा, कितना जिलेबी खा जाओगे? हम की 1 किलो तो खाई जाएंगे। गुड़ वाली जिलेबी थी सर वो। बोले नहीं खा पाओगे, हम खा जाएंगे। तब बोले तो अगर खा जाओगे तो तुमको हम 500 रुपया देंगे, जिलेबी का पैसा देंगे। उस समय सर का 500 रुपया मतलब लगता था सर कि 5 लाख के बराबर है। और मैं सर पूरा 1 किलो जिलेबी खा गया। और लास्ट में स्थिति ये आ गई कि बोले कि सूरज मेरे पास पैसा नहीं, और पैसा हमारे पास भी नहीं था, कि 500 की तो बात छोड़ दीजिए, जिलेबी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लास्ट में बोले कि तू अपना चावल बेचे। मैं बोला कि मैं नहीं बेचूंगा, नहीं, अगर बाबू जान जाएगा तो बड़ी मार मारेंगे। फिर बोले कि मैं बेचता हूँ। फिर अपने घर से गए, वो चावल बेच के जिलेबी का पैसा दिए। उसी बीच में मेरा एक और जमीन था, वहां पे बाबूजी मेरी बोरिंग कराए थे, फिर मैं वहां चला गया सर। महुआ के पेड़ थे, दूर दूर घर थे। बाबूजी उसी समय एक बार मेरे गांव पे चले आए। रात में मुझे लगा दिए कि तुम यहाँ पे सब कुछ देखना, पाइप ने सब चुरा के ले जाएंगे। सर कम उम्र 13-14 साल की उम्र थी, पूरा जंगल का माहौल, पूरा महुआ का पेड़, दूर दूर तक घर नहीं दिखता था सर। 11-12 जब बजा झंझनाती हुई और रात का मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ सर। आज भी जब मैं दिन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे कांप जाते हैं कि वो दिन मेरे जीवन का सबसे क्षणिक दिन था। इतना मैं डर रहा था, कंपन थी। जब महुआ टपकता था गर्मी के मौसम में टप टप, तो लगता था कि कोई भूत आ गया, प्रेत आ गई, क्योंकि सर बहुत कम उम्र थी और ये सब दुनियादारी का नॉलेज ही नहीं था कि ये सब अफवाह है, बेकार है। हम लोग को डरा करते थे, यहाँ चुड़ैल है, वहां डी बाबा है, मऊर झोरा में सब लाश उठते हैं। मेरे घर के सब बगल में नाला गुजरता था, उस जंगल का माहौल। पूरी रात सर मैं रोते रोते कांपते कांपते, एक हाथ में कुल्हाड़ी लिया था, एक हाथ में लोहे की पाइप लिया था, एकदम पैर से जकड़ा था, पाइप दबाया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि अगर आपके हाथ में लोहा रहेगा तो भूत प्रेत आपको टच नहीं कर पाएंगे सर। वो लोहा में पकड़ करके पूरी रात बिताया था, रोते रोते जगते जगते। बाबूजी जब अगले दिन भी नहीं आए तो अगले दिन किसी कारण से वो गांव पे ही फंस गए। फिर अगले दिन मुझे वो रात गुजारनी थी। उस रात गुजारते गुजारते सर मैं 12 बजे तक तो वहां पे था, लेकिन 12 बजे के बाद मैं सोचा कि सब कुछ जल जाए, राख हो जाए, या तो मैं मर जाऊंगा, या तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। बगल में एक पड़ोसी का घर था, उनके घर पे भाग गया। उनके बड़ा पापा, बड़का बाबूजी, अगर वहां हम रहेंगे तो मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे यहाँ सो। लेकिन फिर बोलते थे कि बड़का वो सब मेरा पाइप चुरा ले जाएंगे, तब बोरिंग किया हुआ। तो वो व्यक्ति हमको देख के रह नहीं गया, फिर वो हमको साथ में लेके आए, मेरे मड़ई पे सुते। सुबह हुआ, बाबूजी आ गए सर। इस तरीके से दिनचर्या मेरी जिंदगी की स्टार्ट हुई। फिर मेरे अपने घर में हम लोग अपने एक जमीन में फिर अपना मड़ई लगाए, शानदार मड़ई मेरी थी।
एक छोटा सा खपड़ा का घर था, वहां से जीवन का फिर अपने जमीन में आ गए, अपने घर में आ गए। लगता था कि यार अब तक हम दूसरे की जमीन में थे, दूसरे के घर में थे। वो लोग ताना मेहरा मारा करते थे। उनके लड़के जब थे वो बोलते थे कि तो हमारे जमीन में, हमारे बाप का जमीन है, तुम्हारा नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ता था सर, बहुत किल्लत भरी वो जिंदगी दिख रही थी। फिर अपने जमीन में आ गए सर, वहां से फिर सब्जी के कारोबार अपना स्टार्ट कर दिए। उसी बीच में लगा सर कि पैसा कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए सर एक बार हम मुंबई चले गए, और मुंबई जाने के बाद मैं 3 साल वहां पे सर वेल्डिंग का काम किया, 2 साल। और वहां के बाद कंपनी हम लोग को बाहर गांव भेजती थी हमेशा काम करने के लिए, कोचीन केरला प्रदेश में। मैं लास्ट वहां पे जब मुझे भेजा गया, एक आईसीआईसी बैंक का सर बोर्ड लगाना था, बहुत बड़ा वो बोर्ड था सर, 100 बाई कुछ का था वो बोर्ड। हम लोग 3 कारीगर थे सर, वहां पे पहुंचे। बोर्ड तो हम लोग 2 दिन में बना के तैयार कर दिए उस कोचीन जैसे शहर में। लेकिन वो बोर्ड टांगने के लिए, वो बोर्ड टांगना था लगभग 15-20 मंजिला ऊपर सर, और टांगने के लिए हम लोग के पास आदमी नहीं मिला करते थे। हम लोग वहां की भाषा नहीं समझ में आती थी, हम लोग लोगों से बात करते थे, लोग हम लोग की भाषा समझ नहीं पाते थे। हम 3 लड़के थे, एक इलाहाबाद के, एक हम सोनभद्र के, एक लड़का गाजीपुर का था। करते करते सर 28 दिन बीत गया। 28 दिन बिना नहाए धोए थे हम लोग, क्योंकि समुद्र का पानी एकदम खरा पानी। खाने के लिए जाते थे हम लोग को 3 आदमी 3 टेबल पे बैठ के, जो वहां का व्यक्ति खाता था उस अंगुली को दिखा दिखा के हम लोग खाना मांगते थे। 28वें दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो हम लोग चलते हैं पूरी बिल्डिंग में। पूरी बिल्डिंग सब बैंक की थी, स्टेडियम के जस्ट बाहर समुद्र के किनारे है सर। फिर वहां पे हम लोग जब बिल्डिंग में पहुंचे तो मैं गया आईसीआईसी बैंक में, एक लड़का दूसरे बैंक में गया, एक लड़का दूसरे बैंक में गया। हम लोग एक ही बात बोलते थे कि सर आपको हिंदी आती है, सर आपको हिंदी आती है। 28 दिन का सर कपड़ा वेल्डिंग से सब जला हुआ, छेद हो गया था पूरे कपड़े में वेल्डिंग करते करते। जिस बैंक में मैं गया था, जब एक व्यक्ति से पूछा कि सर आपको हिंदी आती है, तो उन्होंने इशारा दिया कि अंदर जाओ चेंबर में मैनेजर साहब के पास। एक लेडीज सर मैनेजर थी वहां जाने के बाद, क्योंकि 28 दिन का बिना नहाया आदमी कैसा होगा सर, शरीर से बदबू आती थी, कपड़े एकदम गंदा, सब छेद पूरे जैकेट में सेट में था। वहां जाने के बाद मैं हाथ जोड़ा, बोला कि मैम आपको हिंदी आता है? बोली क्या बेटा बताओ क्या बात है। इतना जब वो बोली सर, तो हम लोग को लगा कि यार हम लोग मतलब कुछ भी जीत गए। हम बोले मैम ऐसी सी बात है सर, हम लोग इतना दिन से फंसे हैं बेगर नहाए। तो बोले चलो मैं नीचे आती हूँ। लिफ्ट से नीचे आए, और बगल में बेवड़ा लोग था समुद्र के नीचे, जाके उनसे उनकी भाषा में बात की, हम लोग से हम लोग की भाषा में। 50-60 बेवड़ा गए, बिल्डिंग के ऊपर रस्सा से खींचने लगे, और हम लोग 3 आदमी झूला से लटके थे। और जब हम लोग बोलते थे कि नीचे लाओ तो ऊपर खींच देता था, जब हम लोग बोले ऊपर लाओ तो नीचे डाल देता था। लास्ट में मैडम जी को एक फोन दिया गया, मैडम जी ऊपर चढ़ गई, मैडम जी से बताती थी सारे से सर काम हुआ। उसी दिन हम लोग टाका फाका मार के लाइट वाइट लगा करके वेल्डिंग मशीन जो कुछ था हम लोग के सर बोलते थे कि सब तुम लोग बेच बाच दो, तुम लोग इतिहास बना दिए, बड़ा काम कर दिए। क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सर। वहां सब कुछ बेचने बाचने के बाद ट्रेन का टिकट नहीं मिला, रात में लग्जरी बस वीआईपी बस में, क्योंकि अपने बाप का पैसा था नहीं, उस कंपनी के मालिक का था, देना था। सब कुछ बेच बाच के पैसा भी खत्म हो गया, भाड़ा किराया लेकर के। फिर वहां से सर हम लोग रवाना हुए बेंगलोर के लिए। सर का वहां पे ऑफिस था, लेकिन जिस बस में हम लोग बैठे हो, हम लोग का गट्टा पकड़ के एकदम पीछे लेके गया, ऊपर वाले सीट में बैठा दिया कि तुम लोग इतना बुरा महक रहे हो। और हम लोग वहां से बस पकड़े सर, सुबह आ गए बेंगलोर। और जहां पे सर हम लोग सोते थे, उसी रात में सर सुनामी लहर वहां पे आया था। जहां पे हम लोग सोते थे वहां पे 40 फीट रेत बालू बच गया था सर, और वो बोट टूट के उधरा के ले जाने कहाँ चला गया। फिर उसके बाद हम लोग जब बंबई आए, सर के ऑफिस में पहुंचे, सर हम लोग को देख के बहुत खुश हुए। हम लोग बोले सर काम संतुष्ट है? बोले यार काम से संतुष्ट है, तुम लोग को देख के हम संतुष्ट हैं कि तुम लोग की जिंदगी बच गई। फिर ले आके कंप्यूटर हम लोग को सारी कारनामा वहां के दिखाने लगे कि देखो ऐसे वहां पे घटनाएं घट गई। हम लोग भी ऊपर वाले से मना रहे थे कि क्या कुदरत का देन है कि 28 दिन बीत चुका था, एक दिन और बीत गया होता तो लड़का जो सामने आपके बोल रहा है सर, वो 40 फीट रेत के नीचे दब गया होता। वहां से जब मैं बंबई आया, उसके बाद मैं डिसीजन ले लिया कि आज के बाद मैं बंबई काम नहीं करूंगा, मेरा सब्जी जिंदाबाद, मेरा गांव जिंदाबाद। वहां से मैंने डिसीजन लेके बंबई से निकलने का सर मूड बना लिया। और तब तक भैया मेरे हाई स्कूल का फॉर्म भरवाए थे, क्योंकि मैं 5 के बाद कभी स्कूल नहीं गया था, ये बात मैं आज तक छुपाया था, लेकिन आज मैं बात बता रहा हूँ। हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया, और जैसे ही मैं बंबई से आया सर, अपने जीजा जी के पास, जो हम लोग के डॉक्टर साहब हैं, जिनका इस बिजनेस में सबसे बड़ा योगदान सर हम लोग को यहाँ तक पहुंचाने का है, उनके पास मैं गया। फिर पता चला कि तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया गया है। तो हम बोले भैया हम क्या लिखेंगे, जब कुछ आता ही नहीं तो क्या लिखेंगे। बोले कुछ भी करो, नकल होगी, बोलेंगे सब, तुमको लिखना है, पास हो जाओगे। हम क्या बोलेंगे भी तो लिखने तो आना चाहिए भाई साहब, जब लिखने ही नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, क्या हम पास हो जाएंगे। और पर्सनालिटी सर ठीक ठाक हो गई थी, क्योंकि बंबई से लोग आते हैं सर ना, तो भले प्लेट साफ करते हो, लेकिन गांव में आने के बाद ना गड़ी तिगड़ी बतियाने लगते हैं, मराठी बोलने लगते हैं। मैं तो सर वहां का भुक्त भोगी रहा हूं, तो थोड़ा पर्सनालिटी ठीक ठाक हो गया था, बाल थोड़ा एकदम झकास बिंदास हो गया था।
फिर एक मेरे मामा थे वहां पे कंपाउंडर, बोले कि चलिए कुछ उपाय लगाते हैं। उपाय वो लगाए सर, फिर मेरा हाथ तोड़ा गया जबरी, मतलब तोड़ा नहीं गया सर, ठूस फूट का तोड़ना पड़ा। पूरे हाथ में प्लास्टर बनवाया गया और प्लास्टर बनवाने के बाद एक मेरे बड़े पापा के लड़के हैं, वो मेरा पेपर देने के लिए मारूपुर चहनिया में गए सर। वहां पे हम लोग भी गए, प्रिंसिपल साहब क्या पहुंचे रात में हम लोग कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं सर, प्रवेश पत्र पे उनका फोटो लगा दीजिए सर, मैं आम के पेड़ से गिर गया था। बहुत सारी बातें मैंने उनको बताया। मामा जी साथ में बोले बेटा जो तुम कर रहे हो ना, मैं बहुत पहले करके छोड़ दिया हूँ। लास्ट में फिर भाई साहब मेरे पेपर दिए सर, मैं हाई स्कूल में, उस समय वो लेटर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र सर मेरे नाम से है, उस समय 409 नंबर आया था सर। 3 विषय में डिस्टिंक्शन क्या कहते हैं वो आया था, लेकिन वो मेरा देन नहीं था, भाई साहब का देन था। इस तरीके से मुझे हाई स्कूल पास करवाया गया हाथ तोड़ करके। उसके बाद फिर से मैं आ गया सर और फिर से सब्जी बेचने का काम चालू कर दिया सर। लेकिन 17 साल की उम्र में मुझे बिजनेस को मिला, जिस बिजनेस के बारे में आज पूरा हिंदुस्तान जानने के लिए, सुनने के लिए, आज गुरुदेव को सुनने के लिए बेताब रहता है। आरसीएम बिजनेस 17 साल की उम्र में मिला है। बिजनेस देने वाले कोई और शख्सियत नहीं थे, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय अंगद प्रसाद मौर्य जी। मैं चाहूंगा एक बार बजा दीजिए, सर के माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। भैया मेरे कंपाउंडर थे वहां पे, जीजा जी क्या मेरे जीजा जी के घर में काफी सामान की जरूरत थी, इसलिए वो आरसीएम को ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बाद उनकी शादी हुई आरसीएम के साथ। उनको पहला चेक 850 रुपया का आया, तो उनको लगा कि यार सूरज को भी ज्वाइन करा देना चाहिए, और उनकी शादी ही मेरी आरसीएम बिजनेस में सर ज्वाइनिंग बनी थी। देखिए दोस्तों, किस व्यक्ति के समय कैसे बिजनेस मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग को प्लान दिखाया जाता है, कुछ लोग को सेमिनार में बुलाया जाता है, कुछ लोग को रट्टा मरवाया जाता है, फिर भी ज्वाइन नहीं करते हैं। ज्वाइन कर भी लेते हैं, बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। उनका पूर्व जन्म का कर्म ही खराब है। मैं तो सच बोलता हूं सर, किसको किस प्रकार से अभियान मिल जाता है। मेरे को सर अभियान अजीब प्रकार से मिल गया। भाई साहब की शादी ही मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग का कारण बना सर, क्योंकि उस समय 1890 का, 1500 का, 1300 का, 2500 का, 3000 के कपड़े आते थे। वो कपड़े खरीदने की शायद अपनी औकात नहीं थी कि हम लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर पाया, मेरे भाई साहब हमको ज्वाइन करा पाए। लेकिन जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद सर तीज का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में होता है, तीज भेजने का एक रिवाज होता है। उस रिवाज में बहुत सारी साड़ियां, बहुत सारी महिलाओं का श्रृंगार का सामान जाता है, वो सामान खरीदने के लिए। तो सामान खरीदा गया, तीज भेजने का समय आया तो भाई साहब घर पे आए और पिताजी से बोले कि बड़े पापा जो पैसा साड़ी खरीदना है तीज भेजने के लिए, पैसा मुझे दिया जाए, मैं साड़ी खरीद के लाऊंगा। और सर मुझे बाद में बात पता चली कि चंदौली पिकअप सेंटर पे हो गए सर, और उस पिकअप सेंटर पे गिनी चुनी 5-6 साड़ी थी सर, और 3 साल पुरानी वो साड़ी थी। अब सोचिए दोस्तों, जरा भाइयों और महिलाएं जो हमारे बीच में ध्यान से समझेगी कि जो 3 साल पुरानी साड़ी हो, 5-6 साड़ी होगी, उसको लाखों बार लोग उलट पलट इतना खड़ा कर दिए थे कि अगर उस पानी को में डाल के उस साड़ी को निकाला जाए तो गंदा निकलेगा। लेकिन उस समय भाई साहब को कुछ नहीं दिखाई दिया। ओपन चॉइस का सर एक किट मिला, और उस किट में वो साड़ी भरे उस फार्म को मिला। वो फार्म में मेरा नाम भर के सर भिलवाड़ा चला गया, और वो साड़ी जहां जानी थी तीज में वहां चली गई। जब घर पे साड़ी लेकर के आए और साड़ी भाई साहब रख के चले गए, तब तक घर नहीं आया जब तक तीज न भेज दिया गया हो। घर के सब लोग भला बुरा कह रहे थे कि कितना खराब साड़ी लाया है, लेकिन फिर भी घर वाले बोले कि भेजो, उसी को पत्नी को भेजना, उसी को ससुराल भेजना है, भेजो, जो होगा देखा जाएगा। जहां पे साड़ी गई सर, वहां से भी बहुत सारा इज्जत मिला। इज्जत के बारे में आप लोग मतलब समझ सकते हैं कितना बड़ा इज्जत के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारा स्वागत हुआ कि बहुत बढ़िया साड़ी आई है, बड़ी तारीफ हुआ। देखिए दोस्तों, साड़ी खरीदने के पीछे राज क्या था। देखिए दुनिया में कम लोग विजनरी होते हैं, कम लोग दूरदृष्टि वाले होते हैं। भाई साहब को साड़ी नहीं दिख रही थी, भाई साहब को मैं दिख रहा था, मेरी ज्वाइनिंग दिख रही थी। दोस्तों साड़ी वहां पे गई, उससे मेरे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गया। और ज्वाइनिंग होने के 3 महीने बाद जब मारकुंडी वो लोग आए थे, मैं हाफ पैंट पे था सर उस समय, सर पे पगड़ी बोरा तोड़ के मैं आया था। मुझे याद है मेरे ग्रेट अपलाइन बड़े भैया थे और राजकुमार सर जी उस समय मेरे अपलाइन थे, दोनों लोग आए। आने के बाद भाई साहब को ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन भाई साहब की जब मैं उस गाड़ी को लेके आए थे, हीरो होंडा की स्प्लेंडर, लाल कलर की गाड़ी सर, वो जीवन का एक सपना था कभी यार काश कभी हम इस गाड़ी पे बैठ जाए, इस स्प्लेंडर पे। कभी वो औकात नहीं थी कि हम लोग गाड़ी के बारे में सोच सके। मेरा एक ड्रीम था कि जब शादी होगी तो गाड़ी मांगेंगे, लेकिन बाद में सब सपना शहीद हो गया। मैं ये सोच लिया यार मैं अनपढ़ गवार आदमी, यार लोग पढ़े लिखे के तो गाड़ी देता ही नहीं, हमको कौन देने वाला है। वो सारा सपना सब दफन में दफन हो गया। लेकिन भाई साहब की जो मैं गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी भाई साहब की नहीं थी, वो गाड़ी थी जीजा जी की, क्योंकि जीजा जी की गाड़ी को चला करते थे, डॉक्टर साहब की वो गाड़ी थी। लेकिन वो जब गाड़ी से आए और गाड़ी देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। जितनी बार मैं उस गाड़ी क्यों आए, जितनी बार देखा, मैं लगता था कि काश मैं उसकी मुठिया पकड़ लूं, मैं उस पर बैठ जाऊं, लेकिन सर वो कभी संभव नहीं हुआ। लेकिन राजकुमार सर उसी शाम को मेरे मड़ई में बैठे, बोले क्या ये सूरज जी हम लोग आरसीएम से हैं, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाने लगे सर।
और मार्केटिंग प्लान से ऊपर ऊपर निकल गया। जब वो राम लिए रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिपेंडेंट, कैरी फॉरवर्ड एंड कंपनी एंड ग्राहक, कस्टमर, बीच में विज्ञापन है, वो दुनिया भर की जब बात बोले तो मैं जीवन में वो शब्द पहली बार सुना था सर। वो शब्द ऊपर ऊपर मेरा निकल गया, वो शब्द समझ में नहीं आया कि क्या शब्द बता रहे हैं। मैं लगा कि सर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर। तो आरसीएम वाले बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। वो खिलाड़ी आदमी थे, वो मेरे को परख गए, उनको लगा कि इस बंदे को समझ में नहीं आया। उसके बाद एक वॉकमैन निकाले सर, उस वॉकमैन में कैसेट डाल दिए और वो कैसेट जैसे जैसे बजना चालू हुआ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ना चालू हो गई। क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाई लिखाई तो कम जरूर किया था, लेकिन बचपन से मेरा एक ड्रीम था, एक सपना था। आवाज आ रही है सर क्लियर? आ रही है। बचपन से एक ड्रीम था दोस्तों, एक सपना था। गाना गाने का मैं बहुत शौकीन आदमी था। स्कूल पीरियड में था तब भी गाया करता था, नहीं था तब भी गाया करता था, सब्जी बेचता तब भी गाया करता था, सगड़ी जब मैं चलाता था तब भी गाया करता था। मुझे याद है दोस्तों, मैं जब सब्जी बेच के मैं आता था वापस ओबरा से, ओबरा एक मार्केट में रहा है, वहां से मैं जाता था संडे को, बुधवार को हम मार्केट लगता था, मैं सब्जी बेच के आता था। लोहे की सर पूरी मेरी सगड़ी थी, एक बीच में लकड़ी का नहीं था, इतने मोटे मोटे उसमें मैं तिल्ली लगा रखा था, बंधा पे ठोना भर खाला ऊंचा नीचा था, उसमें मेरी वो सगड़ी चला करती थी। एक बार की बात है सर कि मैं आ रहा था और सगड़ी मेरी पलट गई, मैं बंधे के नीचे चला गया सगड़ी को रोल करते हुए, और सर कारण यह हुआ कि उसका हड्डी मेरे पेट में गड़ गया और जाके रीढ़ की हड्डी से टकरा गया। केवल पेट नहीं फटा, कुछ दिन बाद मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा कि यार दर्द क्यों हो रहा है। धीरे धीरे फिर मैं जीजा जी के यहाँ गया, जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो बाद में चला कि हार्निया रोग हो गया है, लेकिन हार्निया नहीं था, मैं डर के मारे किसी को बता नहीं था, वो गड़ा था हंडिल का सगड़ी सर। और उसको वजह से मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट चिरना पड़ा, बाद में मैं ठीक ठाक हुआ सर वहां से। तो जब प्लान नहीं समझ में आया, कैसेट जब मेरे को सुनाए सर, वो कैसेट में जैसे जैसे सुनता था दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। गाना गाने का बचपन से ही शौक था। मुझे लगा कि सर इनसे मैं बढ़िया बोल सकता हूँ जो मैडम बोल रही है। मैं उस कैसेट का नाम आज नहीं लूंगा, लेकिन मैं बोला कि सर मैडम जो बोल रही है मैं उनसे अच्छा बोल सकता हूँ, शानदार बोल सकता हूँ। और वो लोग मेरी तारीफ करके यहाँ से चले गए, बोले चंदौली में एक मीटिंग है, फगुइया में आ जाना। मैं वहां पे सर एक मीटिंग में गया, 7, 8, 10 लोग की मीटिंग थी, मुझे याद है, नाम वाइज याद है कि शुरुआती दौर के फगुइया के कुछ साथी थे, जहां पे मुझे पहली बार सर खड़ा होकर बोलने का मौका मिला और सातों लोग मेरे लिए तालियां बजाए। वो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया वो ताली सर। उस ताली के बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर आपका प्रोग्राम सर एक बार हुआ था, आदरणीय मनोज कुमार मिश्रा सर का वो प्रोग्राम मुझे याद है फगुइया में हुआ था सर। उस प्रोग्राम से मैं जग गया था सर, मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है। अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कोई कुछ भी करे। तब से दोस्तों मैं काम स्टार्ट किया, और जो जो बातें मुझे सर आप लोग बताए थे कि टाई पहनना है, मैं पहले दिन से टाई पहनना स्टार्ट कर दिया। सूट पहनना है, मैं पहले दिन से सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, और मैं काम को तेजी से काम करना चालू किया सर। काम करता गया। फिर पहला चेक आया 1741 रुपए का, वो चेक भी एक्सपायर हो गया सर, वो चेक नहीं भजा क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं खुल पाया था, उम्र मेरी कम थी, 18 साल नहीं थी। वो चेक में लेके कितना गांव घुमाया सर, अपने मारकुंडी इलाका, चोपन, ओबरा के अगल बगल जितने गांव थे, मैं साइकिल जाके एक एक आदमी से बात करता था कि देख भाई, बोलते थे चेक आ गया है, चेक आ गया है, चेक आ गया है। लोग बोले भजेगा, मेरा उम्र का मैं खाता नहीं खुल पाया है, भजेगा। लोग मजाक उड़ाते रहे, विरोध करते रहे। धीरे धीरे मैं काम चालू किया सर। एक टाइम सब्जी बेचता था, सुबह मैं 4 बजे रात में घर से निकल जाता था, और सब्जी बेच के जब मैं आता था 2 बजे, सगड़ी एक तरफ, तराजू किलो एक तरफ, फेंक फाक के नहा धो के टाई सूट पहनता था, और बिना मेडगार्ड वाली वो साइकिल, मुझे याद है कि मेरे साइकिल में कभी ब्रेक नहीं होता था सर। जब ब्रेक मारना पड़ता था तो मैं चिमटे के आगे जूता चप्पल से मैं टायर को ऐसे दबाता था और साइकिल मेरी खड़ी हो जाया करती थी। ये मारकुंडी का मोड़ आप लोग को साथी देखे होंगे, मैं जूते चप्पल के दम पे बिना ब्रेक में साइकिल रोज उतारता था, रोज चढ़ाता था जब मैं रावटसगंज जाता था मंडी में। इस तरीके की दोस्तों मेरी लाइफ के स्टाइल से कहानी चालू हुआ। एक टाइम सब्जी और एक टाइम आरसीएम का प्लान, आरसीएम का प्रोडक्ट, आरसीएम का प्लान, आरसीएम का प्रोडक्ट। लोग पागल साबित कर दिया था कि भाई सब्जी बेचे गया है बेवकूफ, कहीं का टाई सूट पहन के आ गया, बिना मेडगार्ड का मेरा साइकिल था। जब मारता था पीछे से छीटा धोआ के कहीं सूट के ऊपर गिर जाता था, फिर आके धोता था, फिर साफ करता था, फिर सुबह पहनता था, फिर जाता था प्लान दिखाने के लिए। वॉशिंग पाउडर उस समय आता था, मंजन आता था, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे सर दोस्तों, न्यूट्री चार्ट नहीं था, हेल्थ कार्ड नहीं था, और उस समय के प्रोडक्ट भी एक इतना बड़ा मंजन आता था, मुझे याद है जब हम लोग उसको गाड़ते थे तो पानी अलग गिरता था, पेस्ट अलग, लोग बोलते थे लवंग पानी का पेस्ट है। क्या मोटिवेशन हम लोग बिजनेस करते थे, किट बेच के हम लोग काम किए। पहले मैंने 18 ज्वाइनिंग कराई, मेरा नाम होने लगा कि सूरज मौर्य का लड़का जुड़ गया है। फिर एक मेरे सीनियर अपलाइन आए मेरे यहाँ और बोले कि मैं आ रहा हूँ, बहुत मोटिवेशनल व्यक्ति थे वो, और आने के बाद जब मुझे वो देखे तो ठंडा हो गए। उनको लगा कि यार, मैं सोचा कि 18 ज्वाइनिंग कराया कोई तुर्रम खान आदमी होगा, ये हाफ पैंट वाला लड़का, सर पे पगड़ी,
मुंह में गुटखा दबाए हुए, और अपने जैसे 8, 10, 15 साथियों को इकट्ठा कर दिया, गाय भैंस चराने वालों को। बीच सीवान फील्ड में खरिहान में वो मीटिंग हुई थी, जैक वाले ट्रैक्टर की टाली में पलट दिया था, उसी पे वो प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति एक बात कह गए थे सर यहाँ से कि दोस्त सूरज जी अगर इस बिजनेस में टिके रह गए, क्योंकि आरसीएम वालों की सबसे बड़ी दोस्तों भूमिका होती है कि वो जाते हैं, उनको दर्द होता है, लोग जब नहीं मिलते हैं तो किसी को गाली नहीं दे सकते हो, किसी को बिगड़ नहीं सकते हैं। मुझे सुजीत सर की आज भी एक बात याद है, जब वो बोलते थे कि मैं एक आदमी के लिए बेंगलोर गया, जब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, मैं रेलवे स्टेशन पे सोया था, फिर भी सर उसको गाली नहीं दिए। सर मुझे केवल गाली नहीं दिए, उनके अंदर से रोक कांप गया था। कितना दूर मैं ठंडी में आया था जिस व्यक्ति से मिलने के लिए, ये हाफ पैंट में मिल गया, ये लड़का बिजनेस खड़ा करेगा यार, कितना दूर में आया था इस कलकलाती हुई ठंडी में। लेकिन एक बात वो कह गए थे मजाक मजाक में कि सूरज जी इस बिजनेस में टिके रह गए तो आने वाले समय में रावणसगंज में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, कोई हाल नहीं बचेगी जिसमें एक बार में प्रोग्राम कराया जा सके। सर धीरे धीरे सिलसिला चालू हुआ, मैं स्टार बना। स्टार बनने के बाद मुझे याद है रेलवे प्लांट डिपो क्लब आज भी मुगल सराय में है, जहां पे मेरा सम्मान समारोह था, मैं था, मेरे वो एम्प्लॉय थे, वो रॉयल्टी हुए थे, मैं स्टार हुआ था। उस प्लांट डिपो क्लब में सर जो सेलिब्रेशन हुआ था, हम लोग 2 ही साथी थे पूरा, आज भी मुझे वो दिन, वो मंजर याद है, उस दिन का वो सेलिब्रेशन याद है। जब वो सेलिब्रेशन हुआ, उस सेलिब्रेशन के बाद मैं स्टेज से जब नीचे आया था सर, उसी समय एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी। वो लड़की हमारी टीम में ज्वाइनिंग थी, आदरणीय दरोगा सर ज्वाइन कराए थे, अंगद सर हमारे ज्वाइन कराए थे, वो लोग को जानते थे, मैं उस लड़की फड़की को नहीं जानता था। लेकिन नीचे आने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद, वो लड़की हमसे मिली, बोली कि सर मैं आपके टीम में हूँ, मुझसे बात नहीं करते हैं, ये है वो है। हमने ठीक है मैडम, होगी बातचीत, मोबाइल नंबर ले लियो, बातचीत धीरे धीरे करना चालू की सर मुझसे। भाई साहब का मेरा चकिया में एमए का एडमिशन कराना चालू की। उसका मेन ध्येय था कि मैं इस लड़के को फंसाऊं, जो कह लीजिए सर। वो धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, उस लड़की से मेरी बातचीत भी होने लगी। दरोगा सर एक बार हम लोग को याद है चंदौली में जनहित हॉस्पिटल पे इंश्योरेंस का फार्म लेके गए थे, उसी समय सर उस लड़की से भी बात कर रहे थे, हमसे भी कर रहे थे, और किसी प्रकार से सर उसका मेरा लव मैरिज चालू हो गया। हम लोग की बातचीत भी हो गई कि शादी होगा, ये होगा, घर से प्लान निकाल, दुनियादारी बातचीत चालू करने लगी। फिर मैं रॉयल्टी हो गया सर, रॉयल्टी होने के बाद उसका भी एक जॉब लग गया प्राइवेट बैंक में, देहरादून चली गई। और जिंदगी में पहली बार मैं रॉयल्टी बनने के बाद विजय दिवस में सर भीलवाड़ा गया। जब भीलवाड़ा का वो मंजर में देखा, वो कई लाख लोगों का वो आरसीएम वर्ल्ड के बाहर जब वो भीड़, वो गैदरिंग उस समय का मुझे याद है सर, वो दिन आज मैं भूलता नहीं हूं कभी भी। वो भीलवाड़ा में प्रोग्राम खत्म होता है, मैं जीवन में पहली बार अपने शहर से बाहर निकला था, भीलवाड़ा जैसे शहर में। वहां जाने के बाद फिर अपने लोगों को मैं छोड़ छाड़ के मैं भाग गया जयपुर बस पकड़ के, केवल उस लड़की के चक्कर में सर। और उस लड़की से मिलने के लिए वो लड़की बताई कि वहां से टाइम इतना मुझे ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन में आपको मिलेगी, क्योंकि सर कोई जानकारी मुझे नहीं थी उस समय। जैसे जैसे बताती रही फोन से, मैं वो ट्रेन पकड़ा, वहां से मैं दिल्ली चला गया सर। और दिल्ली में कौन, तो रोडवेज बस स्टेशन बहुत बड़ा है सर, वहां पर तो लोग अनजान आदमी खोजते मर जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, करते करते वो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर बताती रही। मैं पहुंच गया यूपी के बस स्टैंड पे, वहां पे बोली कि इस नंबर की बस आपको मिलेगी, देहरादून होते हुए सहारनपुर आएगी, उस बस को पकड़ लीजिए। वो बस में सर बैठ गया और उस लड़की से मिलने के लिए मैं सर देहरादून से होकर सहारनपुर चला गया। फिर मैं बोला मैं उतर गया, अब क्या करूं, बोले रिक्शा वाले को फोन दो। मैं रिक्शा वाले को फोन दे दिया, वो पता बताती कि उसके क्वार्टर में मुझे पहुंचा दिया। 2 दिन तक मुझे खूब घुमाए फिराए, देहरादून मसूरी कहाँ। उसके बाद मैं गांव चलाया। धीरे धीरे सर हम लोग का सिलसिला दिन पे दिन नफरत बढ़ता गया। मैं बोला आरसीएम करो, बोले जॉब करेंगे, ऐसे ऐसे करते 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 एक बार वो स्कूटी हमसे मांगे कि आप स्कूटी दे दो। हमसे दूरी होने का उसका मेन कारण सर यही था, स्कूटी। तो हम बोले क्या, उस समय मेरे गार्जियन, मेरे आइडियल सब कुछ भैया ही थे और आज भी है सर। उसमें कभी मैं पैसा अपना निकालता नहीं था खाते में से, भैया जो मुझे खर्चा बर्चा होता था वो देते थे। मैं चलता था, काम करता था, पैसे की बहुत विशेष जरूरत नहीं थी, परिवार नहीं था, शादी नहीं हुआ था, बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। उस लड़की से मैं एक बात बोला, यार तुमको स्कूटी खरीदना है, भैया तुमको हमसे मिलवाया है कि आप तुमका एडमिशन तुम चकिया डिग्री कॉलेज में कराई हो, तुम मांग लो हमारी स्कूटी, तुमको दे देंगे। तो एक ही बात सर बोली कि जिस भैया के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, इतना पैसा आप कमा रहे हैं, बाद में आपको समझ में आएगा। उस दिन मैं उस लड़की को गाली गलौज देने के बाद काट पीट दिया फोन, बोला आज के बाद तुम फोन मत करना कभी जिंदगी में दोबारा। उस तरीके से उसका मेरा बिछड़ाव हो गया सर, और भगवान का देने की बहुत बढ़िया हुआ। नहीं उससे शादी हुई सर, नहीं तो आज क़यामत खड़ा हो गया होता मेरे जीवन में। वो घटना से सर मैं धीरे धीरे फिर कहानी, मेरा सिलसिला आगे बढ़ा। फिर मैं 8% रॉयल्टी बना, 8% रॉयल्टी मेंटेन करके मैं 2009 में सर मैं इस बिजनेस का पर्ल अचीवर बना। और पर्ल अचीवर बनने के बाद सर धीरे धीरे प्रक्रिया और आगे बढ़ती रही। फिर नौबत में आ गया, पैसा ठीक ठाक आना चालू हुआ। और पैसे आने के साथ में सर 2010 लास्ट में एक प्रोग्राम था मुगल सराय में, ओपन ग्राउंड में प्रोग्राम था, सुरेंद्र अवस्थी साहब का प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम देखने के बाद, क्योंकि मेरे अंदर सर बचपन से आग वाली भावना रही है, जब वो प्रोग्राम वहां देखा मुगल सराय में, वहां पर सर आपकी गाड़ी का फीता काटा था, मारुति की गाड़ी थी, और आदरणीय मंजीत सर की गाड़ी का फीगो फोर्ड गाड़ी का फीता काटा था।
और वहां से मैंने ड्रीम लिया, सपना लिया कि सर ऐसा एक प्रोग्राम मेरे सोनभद्र की डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और हर हाल में मैं करा के रहूंगा। मैंने ठान लिया, अपने अपलाइन से जिद करने लगा और अंत में वही हुआ सर। सुजीत सर का आदरणीय गुरुदेव का डेट मिला हम लोग को और डेट मिलने के बाद बड़ा बड़ा मैं बैनर पोस्टर छपवाया, पिकअप सेंटर पे मोटरसाइकिल पे बांध बांध के मैं लगा प्रचार करने, लगा अफवाह करने, किसे होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। फिर धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ा सर। फिर आपने एक बात बोले सर, सूरज जी आपकी कार का फीता कटना चाहिए। और उस समय सर मेरी हैसियत कार लेने की नहीं थी, क्योंकि हम लोग के पास जो पैसा था वो भैया जमीन ले लिए थे रामनगर में, पैसा मेरे पास भी नहीं था, भैया के पास भी पैसा नहीं था। लेकिन सर आपकी बात सराखों पे रहती है सर, आप जो बोल देते हैं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए सर, आपकी बात को मैं कभी काट नहीं सकता हूँ सर। आप चलती ट्रेन से बोल देंगे कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, चलती हवाई जहाज से भी बोल देंगे तो कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा सर। लेकिन आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे मरने से सर आपका भी और कितने लोग का भी खराब होगा। इतना सर मैं आपको दिल से मानता हूं सर। और आपने उस समय एक बात बोल दिए थे कि आपको सूरज जी कार लेनी है। हैसियत नहीं थी, भाई साहब के पास भी पैसा नहीं था, भाई साहब का भी मूड नहीं था, लेकिन मुझे कार लेनी थी, चाहे उसके लिए कोई कैनात आ जाए, इधर से उधर हो जाए। फिर भी शादी की सिलसिला मेरे घर में चल रहा था कि सूरज का शादी कर देना चाहिए, हो जाना चाहिए। एक लड़की से भी पीछा छूटा है, फिर कोई लड़की मिल जाएगी, कोई लेके भाग जाएगा किसी को, बहुत सारी बातें चलने लगी सर उस समय। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कार आएगी और इसी 11 तारीख वाले फंक्शन में आएगी और मैं लाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। उसके बाद एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, फोन किए कि सूरज सर शादी करेंगे। मैं बोला कहाँ की लड़की है? बोले कर्मा की। हम बोले उनको आज अभी तुरंत मेरे ऑफिस में बुलाइए। और मेरे ऑफिस में बुलाए सर। ऑफिस में आने के बाद मैं उनसे बोला शादी करना चाहते हो? बोले कि हाँ। मैं उनसे तीसरी कोई बात नहीं किया, मैं उनसे बोला कि जाइए लड़की को लेके आज अभी आइए, अभी क्या अभी। वो गए, गाड़ी बुक किया मारुति, अपने लड़की को मम्मी को लेके आए। और आने के बाद लड़की मेरे लायक नहीं थी सर, मैं दिल से बता रहा हूँ, पतली दुबली वो लड़की, सांवली सी, लंबाई तो ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लड़की नहीं दिख रहा था, मुझे सिर्फ और सिर्फ कार दिखाई दे रहा था। मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, क्योंकि इतना क्यों पैसा मिल जाए कि गाड़ी फाइनेंस हो जाए। क्योंकि वो लड़का बता रहा था कि चलो 2 लाख रुपए आपको देंगे, तो मुझे लगा कि 2 लाख देंगे, 1.5 लाख रुपए खाते में, 3-4 लाख देंगे, हम लोग गाड़ी ले लेंगे, फिर 4-5 लाख लोन करा देंगे, देते रहेंगे धीरे धीरे। फिर मैं उनसे बोला कि सर आप घर जाइए और कल के बाद परसों दिन मेरी शादी हो जाएगी। वो बोले कि सर ऐसे कैसे होगा? हम बोले ऐसे ही होगा, अगर आपकी मर्जी हो तो करिए, नहीं मर्जी हो जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि शादी मैं कल ही करता। लेकिन कल मेरे दरोगा सर, अंगद सर, उस समय राजकुमार सर, एक मेरे और अपलाइन थे, उन लोग का मीटिंग था, 5 लीडर का, मेरे काउंसलिंग थी अगले दिन, इसलिए मैं अगले दिन शादी नहीं किया। मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग के बाद मैं सर लोग से बोला कि सर आज आप लोग रुक जाइए, कल मेरी शादी है सर, मेरी शादी में होके जाइएगा। एक मंदिर पे गए सर, अपने पिताजी को रात में जाके बोले कि बाबूजी कल मेरी शादी है। तो कुछ भी नहीं बोले, बस इतना पूछे कि जात बिरादर है? हम यहाँ जात बिरादर है, सब कुछ है, शेर राजा के रहने वाले हैं, टमाटर की खेती करते हैं, उन्हीं की लड़की है, आरसी में जुड़े हैं, सब कुछ सही है, बस आपको कल आना है। और शादी हो गई सर 15 से 20 मिनट में। मैं वही पुराना सूट, वही पुराना टाई, वही पुराना मोजा, जूता, वही आरसी का कपड़ा, ना पैर में हल्दी लगी, ना कोई रस्म रिवाज हुआ। लोग आज कुंडली दिखाते हैं, क्या करते हैं, कुंडली देखो लड़की लड़का का मिल रहा है कि नहीं? अरे भैया कुंडली, सब कुंडली अपने हाथ से बनाई जाती है, कोई कुंडली नहीं होता, सब कुछ अपने हाथ से कर्म लिखा जाता है। मैं गया 15 मिनट के अंदर, वो पंडित जी से बोला कि घड़ी से देख के 15 मिनट में शादी होनी चाहिए। 15 मिनट में शादी करवाए और शादी के बाद जलपान सलपान जो मीठा पीठा कराए, उसके बाद मम्मी पापा मेरे घर चले गए, मेरे 5 क्लाइंट अपने अपने प्रस्थान निवास पे चले गए और मैं अपने मैडम को लिया, अपने रूम में चला आया सर। एक कहानी सिलसिला चालू हुआ। लेकिन जब शादी हो गया तो राजकुमार सर मेरे क्लाइंट थे, बोले सूरज जी पैसा मिला आपको? हम सर पैसा तो नहीं मिला। बोले यार आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी के बाद लोग कोई पैसा देता नहीं है। फिर तो एक बार के लिए मुझे झटका लगा कि यार अब तो मेरा सपना लग रहा है टूट जाएगा, कार नहीं आ पाएगी, अगर नहीं देंगे सब पैसा तो मैं क्या करूंगा। फिर मैं सोचे कोई बात नहीं, नहीं देंगे मत देंगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शादी को लोग 7-5-6 दिन बाद मेरे पास 2 लाख रुपया पहुंचाए, कुछ पैसा मेरे पास भी आया, भैया आया और हम लोग जाके, उस समय महिंद्रा की नई बैरिटो कार थी सर, उस समय महिंद्रा की नई बैरिटो कार आई थी, 8 लाख के आसपास वो गाड़ी थी। और हम लोग गाड़ी को लिए और भैया चला करके मेरे ऑफिस में लाके बंद किए। और वो 11 तारीख का वो फंक्शन, वो मंजर, वो जलजला जो था, जो डे नाइट प्रोग्राम रखा गया, शाम को 4 बजे चालू हुआ, रात में 12 बजे खत्म हुआ, बिना डीएम के परमिशन को प्रोग्राम लोग करवाए थे। अंदर से धक धक सीना कर रहा था कि पुलिस प्रशासन आएगा तो जेल भी भेज सकता है, क्योंकि 4-5 हजार लोग के सर गैदरिंग ओपन ग्राउंड। आज भी मुझे रावटगंज का आरटीएस क्लब याद आता है सर, इतना गजब का वो फंक्शन। लेकिन दोस्तों उस फंक्शन से एक दिन पहले अपनी कंपनी का सिस्टम बंद हो चुका था।
कंपनी का हमारा सॉफ्टवेयर राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। आदरणीय जब सुजेश सर स्टेज से बोले कि आरसीएम को लोग कह देंगे बंद हो गया तो मान लें, तो हम लोग की आदत है यस बोलना, यस बोलना, यस बोलते जाओ यार, नो बोलने के बारे में तो हम लोग सीखे ही नहीं। लेकिन जैसे ही सर प्रोग्राम खत्म हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड था, मेरे गाड़ी का फीता काटा, फिर उसी के साथ में उसी स्टेज पे मेरे मैडम के साथ में मेरा जयमाल किया गया 4000 लोगों के बीच में। मैं बहुत सारे रिलेशन वालों को बुलाया था, सबको बुलाया था, 50 रुपए का उसमें टिकट था। लोग बहुत सारे लोग गालियां भी दिया गया, पैसा भी ले लिया, शादी के नाम पे बुलाया, एक पानी तक नहीं पिलाया, एक मीठा तक नहीं खिलाया, बहुत सारे कारनामे हो गए सर। लेकिन उसके बाद वहां से फिर हम अपने घर पे आए, 12 बजे रात में सारे अप्लाइन लोग सब लोग चले गए। और जैसे ही सर भोर हुआ 4 बजा, 4 बजने के बाद राजकुमार सर मेरे ऑफिस में रुके हुए थे और 4 बजे जो मेरा कंप्यूटर खोले, उस समय सर मैं कंप्यूटर में सारी व्यवस्थाएं अपने पास में रखा था। किंग वाली जिंदगी सर मुझे लग रहा था कि मैं जी रहा हूं। और कंप्यूटर खोलने के बाद मेरा ऑफिस में देखे कि उसमें लिखा हुआ था पेपर में, क्या तो आरसीएम ने क्या 2000 करोड़ का घोटाला एयर टिकट टीसी छावड़ा जी के नाम से बंद कर दिया गया है। ये बात सुनने के बाद उनको लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा और आने के बाद मेरे रूम पे लगे बाहर चिल्लाने, सूरज जी। मैं बोला लग रहा पुलिस आ गई, आप जेल जाना पड़ेगा, लग रहा कोई घटना घट गई। मुझे याद था प्रोग्राम की कोई घटना घट गई। उसके बाद मैं जब देखा, बोला कौन? बोले मैं राजकुमार। हमने क्या हुआ सर? बोले नीचे आई। और आने के बाद सर इसे कलेजे पे हाथ रख के एकदम गिर पड़े। बोले सूरज हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमने क्या हुआ सर? बोले कंपनी बंद हो गई। कुछ क्षण मिनट के लिए सर मेरे आंखों पे एकदम अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि जिंदगी जहां स्टार्ट हुई थी, जहां संघर्ष खत्म हुआ था, जहां से लाइफ जीने का मौका मिला था सर, उसी दिन लग सारा सपना चकनाचूर हो गया, तब दफन हो गया। कुछ क्षण मात्र के लिए हम भी ठंडे पड़ गए। फिर सर आपसे बात हुई, बोले नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे धीरे कंपनी बंद होने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे औरत को भी बोला सर कि तुम्हारे औरत का पैर ही खराब है। आने के बाद अरे यार मेरा बंद होता ना कि पूरे हिंदुस्तान का बंद हो जाता। लोग ढकोसलाबाजी आज भी करता है, लोग बाहर में बहुत सारे लोग बहुत सारे ढकोसलाबाजी किए, तुम्हारी शादी हुई आरसीएम बंद हो गया। बहुत सारी बातें लोगों ने कहा सर, बहुत सारे ताना लोगों ने कहा। गाड़ी में मैंने ले लिया था 22,000 रुपए महीने की किस्त भरना था। फिर धीरे धीरे आपके साथ हम लोग बुद्धि में कहा है, हम लोग राहुल गांधी के यहाँ मिलने के लिए आप बहुत सारे कारनामे हुए। बनारस में जहां हम लोग को बुलाया गया, धरना चला जयपुर में, दिल्ली में, कहाँ का सब कुछ बहुत सारे हमारे सीनियर साथी जानते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद में हम एक दवा का भी काम चालू किया सर, कई लाख रुपए उसमें मेरा बर्बाद भी हो गया। भैया सब कुछ कैसे कैसे भरे मुझे नहीं पता है। उसके बाद आरसीएम चालू हुआ। आरसीएम चालू होने के बाद दोस्तों मैंने फिर से अपना केवाईसी कंप्लीट करवाया और केवाईसी कंप्लीट कराने के बाद लगभग 3 से 4 लाख का जब मेरा बिजनेस हुआ, तो फिर एक ऐसी घटना हमारी जिंदगी में घटी कि फिर मुझे वहां से छोड़ के हटना पड़ा। और हटने के बाद 2013 में फिर एक नई ज्वाइनिंग में किया अपने मैडम के नाम से, और फिर बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया दोस्तों। और जीरो से स्टार्ट करके और आज मैं आपके बीच में भी पिछले मार्च में स्टार पर मेरा 27 लाख का मैं बिजनेस क्लोज किया हूं। 3 बार मैं जीरो से स्टार्ट किया, एक बार ज्वाइन किया तब जीरो से स्टार्ट हुआ, कंपनी बंद हुई फिर जीरो से स्टार्ट किया, फिर 2013 में मैं जीरो से स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों होता है ना कि बीच में लोग बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं। मेरे साथ में भी कुछ ऐसी घटना घट गई, क्योंकि सर तीसरी बार जब मैं ज्वाइन किया तो ऐसे जगह ज्वाइन किया, इनके ऐसे व्यक्तित्व के नीचे मैं ज्वाइन किया कि जिनका जब मेरा बिजनेस 10 लाख 15 लाख 30 लाख का मेरा बिजनेस हुआ था, तब मैं उनके यहाँ जाके मीटिंग लिया करता था। एक 15 का उनका 70,000 का बिजनेस था। अब उनके नीचे मुझे ज्वाइन करा दिया गया और ज्वाइन कराने के बाद मेरे अंदर में कुछ ईगो वाली भावना थी, यार लोग ये करते हैं अप्लाई अपने बंदे करते हैं। कुछ मैं भी बीच में पगला गया था, अप्लाई को 68 भी बोल दिया था, बहुत सारी बातें, और उसका खमियाजा किसी और को नहीं मुझे भोगना पड़ा था। मुझे नहीं, मैं पिछली बार स्टार पर हुआ होता, इस बार इमरान हुआ होता, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मुझे भोगना पड़ा दोस्तों। और सर एक बात मुझे बता दिए थे, अब की बार सर जब आप आए हैं मेरे यहाँ हाउस में 26 मार्च को, वो दिन मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन फिर बन चुका है सर। आप बोले हैं कि आप मॉर्निंग सेशन में जब भी आइएगा तब नहा धो के टाई सूट पहन के आइएगा। सर मैंने संकल्प ले लिया है कि जिस दिन मैं नहा धो के मॉर्निंग सेशन में नहीं आऊंगा, मैं भगवान की कसम खा के बता रहा हूं, उस दिन मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। लेकिन जब मैं आऊंगा तो टाई और सूट पहन के आऊंगा और मॉर्निंग सेशन में सिस्टम से आऊंगा, वीडियो चालू करके आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। क्योंकि सर उस दिन मैं आपसे बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद मैंने साबुन लगाना बंद कर दिया सर, क्योंकि मैं आपको देखा कि जब आप शैम्पू से नहाते हैं तो मैं भी शैम्पू से नहाऊंगा। क्योंकि सर आप जैसा बनना है तो आपकी हर स्टाइल, आपका हर बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हैं, पहले वाले गाड़ी में तो गियर लगाते थे, आप तो पिट पिट करते हैं सर। आप
आपकी गाड़ी का रंग, मतलब हर आपकी स्टाइल, आप खाना कैसे खाते हैं, आपकी हर दिनचर्या जब मेरे साथ में 2-3 थे सर, मैं आपकी हर चीज को सर मैंने कॉपी किया। और एक बात मुझे वहां समझ में आ गई कि जो अपलाइन पसंद ना हो उसको बाइकाट करके आप सीधा आगे निकलिए, अपना काम करिए। झूठ मूठ के उजूल के माहौल में फंसेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी झंड हो जाएगी, झंडू बाम बन के रोड पे घूमेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इमरान स्टार इमरान में देखा हूं अपने आंख से, क्या झंडू बाम हो गए, रोड पे घूम रहे हैं, मजाक के पात्र बन गए। जो लोग कहते थे कि मेरे ब्लड में आरसीएम, अरे कहां गया, पानी बन गया। ऐसे ऐसे लोग झंडू बाम बन के आरसीएम में रोड पे आ गए सर। तो क्यों आ गए? क्योंकि वो सर लोग की बात नहीं माने, अपलाइन की बात नहीं माने, विजनरी व्यक्ति की बात नहीं माने, और कहीं ना कहीं ये ईगो घमंड मेरे पास भी आ गया था सर। लेकिन जिस दिन से आप आए हैं, मैं संकल्प कर चुका हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और मुझे आगे बढ़ना है, कामयाब बनना है सर, आप तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि मैं आपके ऊपर की कोई बातचीत नहीं कर सकता, ना ही मेरी हैसियत बातचीत करने की है, लेकिन आप तक मुझे पहुंचना है सर। स्टार बनना है, और अगले टारगेट में मैं हर हाल में, दुनिया की पूरी कायनात लग जाए मुझे रोकने में, रोक नहीं सकती है। मैं इमरान करूंगा, उसके बाद मैं स्टार इमरान करूंगा, उसके बाद मैं रूबी करूंगा। हर साल में 2 बार मैं पिन चेंज करूंगा सर, और मैं खुद के दम पे करूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, अपने साथियों को साथ में लेते हुए, अपने लाइफ लाइन को साथ में लेते हुए। बहुत प्यारी टीम है सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ में। मेरी टीम में सबसे बड़ी भावनाएं सर ये है, मेरे एक ग्रुप में सिर्फ यंग बॉडी के लड़के हैं, और एक ग्रुप में सर मेरे से बड़े लोग, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई रिटायर मास्टर है, कोई वकील है। बहुत प्यारे लोग हैं। सैल्यूट है दोस्तों आप लोग को, और बधाई आप लोगों को कि जो आप लोग मेरे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। और सर मैं आपकी हर बात को मानूंगा सर, आपकी हर प्रेरणा को मैं लेकर चलूंगा सर। मुझे आप तक पहुंचना है सर, और इस बिजनेस में जिनका सबसे ज्यादा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला है सर, मेरे भैया जो कि मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराए, अंगुली पकड़ के चलना सिखाए, जहां गलती हो गई वहां मुझे गलती का एहसास कराए, और कभी भी बिजनेस में एक भाई होने का एक फर्ज नहीं निभाया है सर। मुझे याद है कि जहां जहां से मेरे से गलतियां हुई, मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिए, टीम वालों से बोल दिए उसको ग्रुप से निकाल दो, बाहर फेंक दो, उसके ऐसी कारनामे आपकी लाइफ को खराब कर सकती है। मैं उनके अंदर एक ईमानदारी वाली भावना देखता हूं सर, कि जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हो, वो भाई हो चाहे कोई भी हो। बिजनेस के आगे सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो नपुंसक है, जीरो के बराबर है, कोई मतलब नहीं, उसको निकाल बाहर फेंको। उन्होंने ऐसा ही मेरे साथ किया, और सैल्यूट है सर आपको कि आपने पूरे ईमानदारी और सच्चाई से काम करके एक सही मुझे जीवन जीने का अवसर और मौका मिला। दरोगा सर का बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनसे मैंने कागजी कार्रवाई बहुत बार सीखा था सर। एक बार मैं बिजनेस छोड़ने का डिसीजन ले लिया था, तब दरोगा सर बोले कि आप मेरे गांव प्रीतमपुर चले आइए। मैं साइकिल चला के प्रीतमपुर चला गया, और प्रीतमपुर जाने के बाद जब मुझे सीरियल वाइज 55,000 रुपया 500 की नोट ऐसे फैला के दिखाए, बोलते सूरज जी अगर आरसीएम छोड़ देंगे तो 55,000 कभी नहीं आएगा, आरसीएम कर लेंगे तो 55,000 आपके पास में आएगा। और दोस्तों तब मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। कई बार साइकिल का टायर फट गया, कई बार रात में फंसा, कई बार लोगों ने क्या कहा, एक मेरे यहाँ बंधा है, कभी भी सर आप गोबरा जाते हो ऊपर से देखेंगे तो बहुत बड़ा बंधा दिखता है, उस बंधे में मेरे दोस्तों ने मेरा टाई पहन के गोबर में घुसा दिया था। वो भी दिन मुझे याद है, ऐसे ऐसे दिन मुझे याद है जब हमारे गांव के पढ़े लिखे लोग इस अनपढ़ व्यक्ति को, हर जोतने वाले लड़के को बीच में खड़ा होकर के समझाते थे और गाली देते थे, साबुन को मेरी गाली देते थे। वो आज सब के सब बेवकूफ लोग आज भी साइकिल का पौडिल मार रहा है, आज भी सगड़ी चला रहा है। मैं गांव जाता हूँ, चेहरा उनका काला 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 बंदर जैसा दिखता है। जब हमको देखते हैं इतना स्मार्ट चेहरा, चेहरे पे लाली चमक, बोलते हैं तुम्हारे नसीब में था, तुम्हारे कर्म में था, तुम कर ले गए। हम की बेटा आज भी तुम्हारी जिंदगी खराब थी, कल भी खराब थी, जिंदगी भर खराब रहेगी। खराब करते करते तुम मर जाओगे, कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर मेरी बातें आज किसी जगह समाप्त होती है। अगला टारगेट मुझे ब्रांड लेना है सर। दुनिया की कोई ताकत हस्ती नहीं रोक सकती है सर। और आपके लिए सर मेरे दिल से मेरी जितनी भी दुआएं है सर वो आपके लिए है सर, कि आप हम लोग को गाइड करें, आगे बढ़ाएं सर। और आपके गाइडलाइन में सर हम लोग इतिहास बनाएंगे, जंग जीतेंगे। और सर मैं एक बात बता दूं सर कि मैं मोटिवेशनल चीजें बहुत देखता हूं। मैं जातपुर कुलदीप सिंह के बारे में मैं बहुत पढ़ा हूं सर। मैं बिंदर सिंह यादव साहब के बारे में पढ़ा हूं। मैं बहुत सारे ऐसे जो हमारे देश में कारनामे करते हैं, मैं उनका वीडियो देखता हूं, ऑडियो देखता हूं, खून खौल उठता है सर। और वही जज्बा इस बिजनेस में काम करने के लिए मजबूर करता है। इसी के साथ आज की मेरी बातचीत समाप्त हुई। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचा हो तो माफी चाहेंगे, और आदरणीय गुरुदेव जी को माइक हैंड ओवर करेंगे।
ओवर टू गुरुदेव आदरणीय डीप बहुत मार्शल। जोरदार, बहुत जोरदार, ग्रेट। सुपर सुपर। एक बॉर्डर फिल्म का हीरो, एक आज मिरेकल मॉर्निंग सीजन का हीरो। यस, सनी देओल लग रहे थे एकदम जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल। नाम है सूरज और काम है प्रकाश फैलाना। देखिए साथियों, क्या स्ट्रगल की स्टोरी रही है, कहां से उठ के ये बंदा आज कहां पहुंच गया। कहते हैं ना, रॉ मटेरियल इनके अंदर थी, कामयाबी की बहुत, मतलब डायमंड जाने की इनके अंदर रॉ मटेरियल है। बस जरूरत था एक सही प्लेटफॉर्म की, और इन्होंने उस प्लेटफॉर्म को पहचाना, उस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्टेबल किया, संघर्ष किया इन्होंने। सोचिए, 3 बार जीरो से स्टार्ट किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लोग 1 बार गिरते हैं दोबारा उठ नहीं पाते, और 2 बार गिर जाते हैं ना तो तीसरी बार तो कभी उठ ही नहीं पाते। लेकिन सूरज जी 3-3 बार उठे हैं, 3-3 बार। आपको सैल्यूट है सूरज जी, आपको मैं क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी नजर में आप रियल हीरो हैं, आप स्टार हैं, मेगा स्टार हैं आप। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के पन्नों पे आपका नाम होगा। देखिए दोस्तों,